कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुनिया में जो एक विनाशकारी कैटास्ट्रॉफी के बाद बर्बाद हो चुकी है। कभी ये सुंदर प्लेनेट था, लेकिन अब सिर्फ रूइंस बचे हैं। आसमान में एक बड़ा सा छेद था जहां से मॉन्स्टर्स और अजीबोगरीब क्रीचर्स निकलकर दुनिया में आ गए थे। इंसानियत के निशान कब के मिट चुके थे, सिर्फ एक सूनापन और बर्बादी रह गई थी। इस पूरी डेसोलेशन के बीच एक अकेला इंसान खड़ा था, एक ऐसा आदमी जिसमें बेपनाह शक्ति थी और जिसका जज्बा कभी न हिलने वाला था। वो एक कोलोसल क्रीचर के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था, हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए। उसके शरीर में किसी और दुनिया की एनर्जी दौड़ रही थी। उस आदमी की आंखों में एक तेज रोशनी थी, और एक ही तेज लचकदार मूव में उसने एक ऐसा डेवास्टेटिंग ब्लास्ट छोड़ा कि रास्ते में जो कुछ भी था सब कुछ मिटा दिया। लूसियन अचानक से होश में आया। वो क्लास में था, आंखें धुंधली थीं, फोकस नहीं था। उसके क्लासमेट्स की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, और तो और टीचर भी उस पर तंज कस रहा था। टीचर ने उस पर उंगली उठाई, उसकी आवाज में नफरत थी, और कहा, तुम जैसे को तो कोई ब्रिकलेयर भी हायर नहीं करेगा। ब्रिकलेयर बनने के लिए मिनिमम ब्लड एनर्जी लेवल 0.8 होना चाहिए। जैसे ही क्लास खत्म हुई, उसका दोस्त मिंग उसके पास आया। उसने लूशियन से पूछा कि क्या सब ठीक है, और फिर उसे इंटरनेट कैफे चलने का बोला। उसने कहा कि वो लूशियन को स्नैक्स और गेम्स खिलाएगा, शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन लूशियन इतना थका हुआ था, उस नाइटमेयर से परेशान जो उसे रोज सताता था। लूशियन को पता नहीं था कि उसकी किस्मत ने उसके साथ एक खेल खेला है। उसे एक इसेकाई में भेज दिया गया था। पहले वो एक मेहनती स्टूडेंट था जो अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब उसके सामने सर्वाइवल का एक अलग ही टेस्ट था। उसे अपने पुराने और नए दुनिया के बीच कुछ सिमिलैरिटीज दिखने लगी। सिर्फ एक फर्क था, इस नए दुनिया में मार्शल आर्ट्स का लेवल अनबिलीवेबल था। जब लूशियन ने जाइंट स्क्रीन पे देखा कि एथ लीजन ने मॉन्स्टर्स के एक और वेव को हराया, तो वो सोच में पड़ गया। तभी उसका ध्यान एक डिलीवरी वुमन पर गया जो एक बड़ी सी पैकेज स्टैक को आसानी से उठाए चल रही थी। लूसियन उसकी पावर देख के हैरान रह गया और उसे जलन होने लगी। सूरज धीरे धीरे होराइजन में डूब रहा था, और शहर पर एक नरम सी रोशनी छाई थी। लूसियन थका मांदा अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ चला। जैसे ही उसकी नज़र लिविंग रूम में पड़ी, उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिताजी के पीठ पर दवाई लगा रही थी। फिजिकल पेन के बावजूद दोनों के चेहरे पे अपने बेटे को देखकर एक चमक थी। उसके पिताजी ने तुरंत कपड़े पहने, लेकिन उनके बैंडेजेस और पैचेस ये बता रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत की है। लूसियन ने मुस्कुराते हुए सजेस्ट किया कि पिताजी एक एक्यूपंक्चर मशीन ले लें ताकि उनका दर्द कम हो और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। लेकिन पिताजी हमेशा की तरह मजबूत और जिद्दी थे। उन्होंने बाइसेप फ्लेक्स किया और बोला, मैं स्टील का बना हूं, कोई दर्द मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक से उन्होंने 2 छोटी कंटेनर्स निकाली और लूसियन को दी। उसमें एक नया सप्लीमेंट था जिसका दाम था $20,000। उनके जैसे फैमिली के लिए ये एक फॉर्च्यून था। अपने पिताजी के इस सेल्फलेस जेस्चर से लूशियन के आंसू निकलने वाले थे। उसने होंठ बाइट किए। जब उसके माँ बाप ने पूछा कि क्या उसका ब्लड एनर्जी लेवल अब 0.85 तक पहुंच गया है, तो उसके पेट में घबराहट सी होने लगी। वो बिना वक्त गंवाए सीधा अपने रूम में दौड़ गया। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। लूशियन ने तुरंत एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक शुरू की। ये टेक्निक एंशिएंट योगा, मार्शल आर्ट्स और जूडो का फ्यूजन थी। बिगिनर्स के लिए ये एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता था। लूसियन ने गहरी सांस ली और फिर समझने लगा उस कैटाक्लिस्मिक इवेंट के बारे में जो 300 साल पहले हुआ था। तब दुनिया में मॉन्स्टर्स आसमान और जमीन दोनों से निकल आए थे। मॉडर्न वेपन्स बेकार हो गए थे। इस खौफनाक थ्रेट के सामने ह्यूमैनिटी ने एक जेनेटिक म्यूटेशन से गुजरना पड़ा, जिसने उनके अंदर अनइमेजिनेबल पावर्स जगाई और एक नई मार्शल आर्ट्स एरा की शुरुआत हुई। लेकिन इन सारी न्यू फाउंड एबिलिटीज के बावजूद इंसान अब भी मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट एक मैसिव डिसएडवांटेज में था। जो मॉन्स्टर्स इंसानियत के वजूद को ही खत्म करने पे तुले हुए थे, उनकी वजह से रोजाना शहर गिर रहे थे। ह्यूमन रेस को हर दिन पीछे हटना पड़ रहा था और रीग्रुप करना पड़ रहा था। 3 लगातार राउंड्स के बाद जब लूशियन ने वो ग्रूलिंग बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक कंप्लीट की, उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो, उसका ब्लड एनर्जी लेवल जरा भी नहीं बदला था।
पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन अब भी स्ट्रांग थी, इतनी एडवर्सिटी के बाद भी। उसे पता था कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और अब वो उनको निराश नहीं कर सकता था। दर्द के साथ वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने कांपते पैरों पे खड़ा हुआ, एक तेज चक्कर आया। दुनिया उसके आसपास घूमने लगी और फिर वो जमीन पर गिर गया। लूसियन ने आंखें खोली, लेकिन उसके आसपास ना तो उसका बेडरूम था, ना ही कोई पहचानी जगह। वो एक सुनसान वेस्टलैंड में था, वही जगह जो उसके नाइटमेयर्स में आती थी। लूसियन ने खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। और तभी एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ कूदा। उसका घिनौना मुंह सिर्फ कुछ इंच दूर था लूसियन के चेहरे से। पिछले कुछ रातों में लूसियन हमेशा इस मॉन्स्टर से डर के भाग जाता था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूट गया। एक जानवर जैसे रॉर के साथ उसने अपनी सारी एनर्जी अपने पैरों में जमा की और जॉम्बी को एक जोर से किक मारी। और वहीं नहीं रुका, लूसियन ने एक पास पड़ा पत्थर उठाया और उस जॉम्बी को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया, बार बार मारते हुए, जब तक उसका बॉडी टूटकर बिखर नहीं गया। जॉम्बी के गिरते ही एक अजीब सा काला लिक्विड उसकी तरफ बहने लगा। जब वो चिपचिपा लिक्विड उसके पास आया, लूसियन के दिमाग में एकदम से अनजानी यादें फ्लड की तरह भर गईं, ब्राइट और कंफ्यूजिंग। उसने एक अनजाने आदमी को देखा जो समुंदर के किनारे अपने दोस्त से बात कर रहा था, एलीट डिफेंसिव स्क्वाड ज्वाइन करने की इच्छा के बारे में। फिर उस आदमी ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी और बेस नंबर 1359 का हिस्सा बन गया, जहां उसने इंटेंस ट्रेनिंग ली। फिर एक और मेमोरी फ्लैश हुई, बेस पे मॉन्स्टर्स का सडन अटैक। इस मेमोरी ऑनस्लॉट के दौरान लूसियन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उस ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता हुआ। वो डिसबिलीफ में खड़ा था, ये सोचता हुआ कि उसने कैसे उन आदमियों की यादें याद रख लीं जो अब जॉम्बीज बन चुके थे, जिनको उसने अभी मारा था। उसका हाथ कांप रहा था, बिना इस बात का पता चले कि उसके आसपास एक पावरफुल ऑरा बन गया था। जैसे ही वो सोच में डूबा था, पीछे से एक और अटैक आया। लेकिन इस बार बिना टाइम वेस्ट किए लूशियन ने तुरंत घूम के एक ही स्मूथ मूव में उस जॉम्बी का सिर तोड़ दिया। जॉम्बी का बॉडी जमीन पर गिर के डिसॉल्व होने लगा उसी काले लिक्विड में। लूसियन ने महसूस किया कि उसके वेन्स में एक अजीब एनर्जी दौड़ रही है। एकदम से पावर का रश उसके शरीर में घूम गया। लूसियन को समझ आया कि अब उसमें सिर्फ मेमोरी रिटेन करने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो उनकी पावर भी अब्जॉर्ब कर सकता है जिन्हें वो हराता है। लूसियन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने याद किया कि वो अभी भी सपने के रियलम में था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या ये सब सच है? चाहे सपना कितना भी वियर्ड क्यों ना हो, लूसियन के मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट उससे डिस्कवर करना है। मिलिट्री बेस नंबर 1359 की यादें उसके जहन में बार बार घूम रही थीं, जैसे किसी सीक्रेट के दरवाजे की चाबी छुपी हो वहां। और तभी ड्रीम डिस्टर्ब होने लगा। लूसियन एकदम रियल वर्ल्ड में वापस खींच लिया गया। उसकी छोटी बहन उससे डिनर के लिए बुला रही थी। लियूचिंग, लूसियन की छोटी बहन ने उसके पास जाके देखा तो लूसियन का पूरा बॉडी पसीने से भीग चुका था। उसकी शर्ट के नीचे दिखती उसकी चाइल्ड बॉडी देख के लियूचिंग थोड़ा शर्मा गई। जल्दी से वो मुंह घुमा के वहां से चली गई। लूसियन ने अपने बचपन के दिन याद किए जब वो और उसकी बहन इनसेपरेबल थे। लेकिन सब कुछ बदल गया था उस दिन के बाद, जब उनका पहला इवॉल्यूएशन टेस्ट हुआ था, जिसमें रिजल्ट आया एक अस्टोनिशिंग ब्लड एनर्जी लेवल और वन एंड पावर लेवल ऑफ 100। ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उसकी सिस्टर एक प्रोडिजी थी जिसका फ्यूचर ऑलरेडी ब्रिलियंट था। लूसियन ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपने आप को मिरर में देखा, एकदम एक्सक्विजिटली स्कल्प्टेड फिजिक। न थकान का कोई एहसास था, न वीकनेस। और उस ड्रीम से जो पावर और मेमोरीज उसने गेन की थी, वो सब कैरी फॉरवर्ड हो चुकी थी। इस बात ने उसको सीरियसली सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या वो सच में अपने सबकॉन्शियस ड्रीम्स की पावर को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकता है? पर वो अपने थॉट्स को श्रग करते हुए डिनर टेबल की तरफ चला गया। टेबल पे उसने फूड को एक बाउल राइस के बाद दूसरा बाउल राइस खाया, जैसे उसका पेट एक ब्लैक होल हो। जब टेबल पे कुछ भी नहीं बचा, तो उसने थोड़ा नर्वसली अपने हाथ पीछे किए, पर उसके फादर ने उसका बाउल पकड़ लिया और उसकी माँ से बोला, और चावल बनाओ और डिशेस भी प्रिपेयर करो। फादर तो उसके एपेटाइट से क्लियरली बहुत खुश लग रहे थे, और उसकी सिस्टर भी एक ग्रेसफुल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। डिनर के बाद
लूसियन ने सीधा नज़दीकी मार्शल आर्ट्स अकेडमी की तरफ रुख किया, जहां का इंस्ट्रक्टर एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था और पूरे सिटी में काफ़ी वेल नोन फिगर भी। मार्शल आर्ट्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट को स्टैंडर्ड माना जाता है जब उसका ब्लड एनर्जी लेवल 1.5 हो और बैटल स्ट्रेंथ 150। लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट का लेवल इससे काफ़ी ऊपर होता है, ब्लड एनर्जी 15 और बैटल स्ट्रेंथ 700, 53, 1500। लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट, ब्लड एनर्जी 100 और बैटल स्ट्रेंथ 10,000। और लेवल 4 ब्लड एनर्जी 200 से ज़्यादा और बैटल स्ट्रेंथ 1 लाख से अबव। जब लूशियन रिसेप्शन डेस्क के पास गया तो उसने पूछा, क्या मैं अपना ब्लड एनर्जी लेवल और बैटल स्ट्रेंथ टेस्ट करवा सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट को शायद ये फील हुआ हो कि वो किसी रिच फैमिली से नहीं है, पर फिर भी उसने अपनी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखी। ट्रेनिंग रूम में लूसियन ने अपना हाथ एक शाइनिंग क्रिस्टल बॉल पर रखा ब्लड एनर्जी लेवल टेस्ट करने के लिए, और उसकी आंखों के सामने रीडिंग आई 0.963। पिछली बार उसका लेवल सिर्फ 0.7 था, तो ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी बड़ा था। उसके बाद उसने एक और डिवाइस की तरफ देखा बैटल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। उसने गहरी सांस ली और वो कॉम्बैट फॉर्म लिया जो उसने 2 फॉलन सोल्जर्स की मेमोरीज से याद की थी। एकदम फ्लूइड मूवमेंट्स के साथ उसने स्ट्राइक किया और रीडिंग आई 113। सिर्फ एक घाये घंटे के अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख के लूसियन खुद हैरान था। उसने सोचा, अगर मैं 10 घंटे तक ड्रीम रियलम में अपने आप को ट्रेन करूं तो मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं। रात को जब वो बेड पे लेटे हुए सीलिंग को ब्लैंक स्टेयर दे रहा था और 10,000 से ज़्यादा शीप काउंट कर चुका था, तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी। फ्रस्ट्रेटेड और रेस्टलेस फील करते हुए उसने लाइट स्विच ऑन न किया और डिसाइड किया कि थोड़ा और एक्सरसाइज करेगा। वो अपना स्टांस लेकर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक करने लगा, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स कर रहा था जो उसको खुद भी पहले नहीं आते थे, एज इफ वो सोल्जर की मेमोरी को सबकॉन्शियसली चैनल कर रहा हो। जैसे जैसे लूसियन नए मूवमेंट्स करता गया, उसने देखा 200 से ज़्यादा नए मैनूवर्स हैं। हर बार जब वो प्रैक्टिस करता, उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी सर्ज फील होती। सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग ही नहीं, उसकी ब्रीदिंग टेक्निक भी नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो गई थी। एक सिंगल सेशन का रिजल्ट ऐसा था जैसे सालों का ट्रेनिंग हो गया हो। जब लूसियन ने पूरा टेक्निक कंप्लीट किया, उसने ऐसा फील किया जैसे उसकी सोल बॉडी से निकल गई हो। एक एक्सट्रीम हंगर ने उसको घेरा और उसका बॉडी का पानी भी इवेपोरेट हो चुका था, इतना इंटेंस था इफेक्ट। उसने रियलाइज किया नॉर्मल खाना अब उसके लिए इनफ नहीं है। उसे अब हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स चाहिए, लेकिन उनका कॉस्ट तो लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल था। उसने डिसाइड किया अब पैसा कमाना पड़ेगा किसी तरह, ताकि वो अपनी ग्रोथ सस्टेन कर सके। अगले दिन लूशियन स्कूल जिम में था कॉम्बैट लेसन के लिए रेडी। टीचर मिस्टर जोंग एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जो एक मॉन्स्टर से फेस टू फेस लड़ चुका था, और उसके बॉडी पे उस फाइट के साइंस अब भी थे। उसके पास चोटों के निशान थे जो साबित करते थे। लेकिन लूसियन का मन बार बार यह महसूस कर रहा था कि मिस्टर जॉन जो मूवमेंट्स और टेक्निक्स दिखा रहे थे वह काफ़ी सिंपल थे, और उनमें वह पावर नहीं थी जो उसने अपने सपनों में सीखी थी। जैसे ही मिस्टर जॉन ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन खत्म किया, उन्होंने स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक यांग को बुलाया उनके साथ स्पार करने के लिए। यांग सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट भी था और उसकी फैमिली भी बहुत अमीर थी। यांग सप्लीमेंट्स का काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट बन चुका था और उसका ब्लड एनर्जी लेवल 1.2 तक पहुंच चुका था, जो काफ़ी इंप्रेसिव था। स्पैरिंग के बाद मिस्टर जोंग ने यांग के मूवमेंट्स की तारीफ की और क्लास के बाद और फीडबैक देने का वादा भी किया। लेकिन टीचर की तारीफों के बावजूद यांग अपने मन में उन बातों पर सिर्फ ताना मार रहा था। मिस्टर जोंग ने फिर पूछा कि क्या कोई और स्टूडेंट इतना हिम्मत वाला है कि यांग के साथ स्पार कर सके, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने आंख मिलाने से बचना शुरू कर दिया, जिससे मिस्टर जोंग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन जैसे ही मिस्टर जोंग के चेहरे पर निराशा दिखने लगी, उनकी नज़र लूसियन की तीखी आंखों से टकरा गई। लूसियन की आंखों में यांग ने एक डरावनी ऑरा देखी जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने मौत की कड़वी सच्चाई का सामना किया हो। मिंग ने पूरी कोशिश की लूसियन को मनाने की, डर के मारे कि उसका दोस्त कहीं बुरी तरह चोट न खा ले। लेकिन लूसियन सिर्फ मुस्कुराया और मिंग को आराम से बोला कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लूसियन जिम में खड़ा हुआ, यांग ने घमंड से अपना हाथ उठाया और उस पर ताना मारते हुए बोला कि उसके हाथ से दूर रहे।
वरना वह टूट जाएगा। लूसियन बिना डरे शालीनता से यांग का शुक्रिया अदा करता है उसकी सलाह के लिए और अनाउंस करता है कि वह लड़ने के लिए तैयार है। अचानक यांग ने एक जोर से उस पर वार किया। इरादा यह था कि एक पंच में मैच खत्म कर दे, लेकिन उसके हैरानी के लिए लूशियन ने आसानी से उसका अटैक डॉज किया और एक परफेक्ट पंच यांग के चेहरे पर मारा, जिससे वह सीधा रूम के दूसरे कोने तक जा गिरा। जब मिस्टर जोंग दौड़कर यांग की हालत देखने आए, बाकी स्टूडेंट्स शॉक और ऑ में देखते रह गए। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यांग सिर्फ एक पंच में हरा दिया गया था। यांग को तुरंत स्ट्रेचर पर ले जाया गया जिम से बाहर और पीछे छोड़ गया एक स्टन एंड कंफ्यूज्ड भीड़। लूसियन इस बीच अपने के पर थोड़ा अफसोस महसूस कर रहा था और उसने मिस्टर जॉन से माफी मांगी जो भी हुआ उसके लिए, उसके सरप्राइज के लिए। मिस्टर जॉन कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर एक भरोसा देने वाला हाथ लूसियन के कंधे पर रखा। छोटी सी बातचीत के बाद मिस्टर जॉन्ग ने लूसियन को अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस काफी सिंपल था, सिर्फ एक पॉटेड प्लांट और एक बैटल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन रखा था। एक सख्त चेहरे के साथ मिस्टर जॉन्ग ने सीधा सवाल पूछा, क्या लूसियन किसी इलीगल स्टेरॉयड या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग का इस्तेमाल कर रहा था, जो स्कूल में सख्ती से बैन थे क्योंकि यह बॉडी को डैमेज करते हैं? मिस्टर जॉन्ग ने कहा कि लूसियन को यह साबित करना पड़ेगा। जवाब में लूसियन ने शांत रहकर अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा। एकदम से रूम में बिजली सी घूम गई और मशीन ने 1.532 ब्लड एनर्जी लेवल दिखाया। इसका मतलब लूसियन ऑफिशियली एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट था। मिस्टर जॉन पूरी तरह से हैरान हो गए इस रिवीलेशन से। प्रोडिजी जैसा शब्द भी छोटा लग रहा था लूसियन के इतने बड़े टैलेंट के लिए। सिर्फ 18 साल की उम्र में एक फॉर्मल लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। मिस्टर जोंग अपने होश संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक जोर से आवाज ने उन्हें हिला दिया। अगले ही पल उन्होंने देखा बैटल स्ट्रेंथ मशीन टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी और पॉटेड प्लांट भी टूट चुका था। अपने प्यारे पौधे के टूटने का दुख होने के बावजूद मिस्टर जॉन लूसियन की स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मिस्टर जॉन को यह जानकर और शॉक लगा कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल सिर्फ 0.8 था। वह तुरंत खड़े हो गए, डिसबिलीफ में हैरान थे कि सिर्फ 2 हफ्तों में लूसियन ने यह कमाल कैसे कर दिखाया। मिस्टर जोंग ने तुरंत पूछा, क्या लूसियन किसी मशहूर फैमिली से था या किसी ग्रैंड मास्टर से ट्रेनिंग ली थी? लेकिन लूसियन ने बताया ना तो वह किसी रॉयल फैमिली से था और न ही उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी। मिस्टर जॉन ने अपने पास्ट के बारे में सोचा, याद किया कि कैसे वह आर्मी ज्वाइन करने से पहले लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बन चुके थे। बैटलफील्ड पे उसने जो कुछ सीखा था उसने उसे ये रियलाइज करवा दिया था कि उस जैसे लोग कभी भी उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जीत नहीं सकते। उन क्रीचर्स की स्ट्रेंथ और पावर इंसानों की समझ से बाहर थी और सिर्फ वही लोग उनका सामना कर सकते थे जो खुद उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो, जैसे लूसियन। एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर जॉन ने सजेस्ट किया कि लूसियन की रिमार्केबल एबिलिटीज के बेसिस पे उसे एलीट क्लास में डाल देना चाहिए और बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक्सेस देना चाहिए। लेकिन लूसियन ने पोलाइटली ऑफर डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसे पता था कि कोई भी एजुकेशन उन अपॉर्चुनिटीज के बराबर नहीं हो सकती जो वो अपने सपनों में क्रिएट कर सकता है। मिस्टर जॉन ने लूसियन को मनाने की कोशिश जारी रखी और वो इतनी कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे जैसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा हो। उन्होंने लूसियन को अश्योरेंस दिया कि स्कूल हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन लूसियन डिसाइंडे, जिसे झूठे प्रोमिसेस से हमेशा डाउट था, उसने 2 स्ट्रॉन्ग डिमांड्स रखी, एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और दूसरी फ्रीडम टू अटेंड क्लास ऑन हिज ऑन टर्म्स। मिस्टर जोंग जॉन ने लूसियन के स्ट्रगल को क्लियरली समझा, लेकिन उसने जल्दी से अपना कंपोजर वापस पा लिया और समझदारी से सिर हिला दिया। उसे पता था कि स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए उसने खुद ही एक कदम आगे बढ़ाया। एक फ्लोरिश के साथ मिस्टर जोंग ने अपना बैंक कार्ड निकाला और लूसियन को दे दिया, ये कहते हुए कि जब भी हो सके उसे पैसे वापस कर देना। लूसियन इस अनएक्सपेक्टेड जेनरसिटी से काफी हैरान हो गया। जब वो मिस्टर जॉन के ऑफिस से बाहर निकला, उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। किसी और प्रोडिजी से मिलने का आइडिया ही उसके स्पाइन में चिल्स भेज रहा था। सोच के ही शॉकिंग था कि कोई 18 साल का लड़का लेवल 2 मार्शल आर्ट्स बैटल स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका था। वो उस नए लड़के को एक सीक्रेट वेपन के रूप में देख रहा था, एक पावरफुल एसेट जो एग्जाम डे पे बाकी स्कूल्स को शॉक कर दे। लेकिन मिस्टर जोंग के लिए बात सिर्फ कंपटीशन जीतने तक सीमित नहीं थी। उसके सपने लूसियन के लिए और भी बड़े थे। उसने उस जगह की बात की, एक हॉलोड ग्राउंड
जहां पहुंचना अब तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। जब लूसियन व्रेंचन फार्मेसी के इम्पोजिंग गेट्स के सामने खड़ा था, तो उसके दिल में थोड़ा जलन सी हुई जब उसने एक माँ को अपनी बेटी के लिए महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते देखा। उसे मार्शल आर्ट्स दुनिया की क्रूर रियलिटी अच्छी तरह से पता थी कि पैसा और प्रिविलेज ही सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स भरे पड़े थे और उसके दिमाग में उसकी छोटी बहन का ख्याल था, जो अभी भी पॉवर्टी और स्ट्रगल के उसी साइकिल में फंसी हुई थी जहां से वो खुद आया था। उस वक्त लूसियन को लगा जैसे वो एक छोटी सी टैंक में बंद मछली हो, जो समंदर की वास्ट दुनिया की तमन्ना करती हो, लेकिन फिर भी अपने छोटी सी टैंक के कंफर्ट को छोड़ नहीं पा रही हो। एक नए सेंस ऑन पर्पस के साथ लूसियन ने महसूस किया कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी की लिमिटेशंस को तोड़ दिया है, जैसे किसी बॉटलनेक को क्रॉस कर लिया हो। उसकी मेमोरीज, टेक्निक्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस अब ज्यादा क्लियर लग रहे थे और वो उन्हें अपने स्किल्स में एब्जॉर्ब कर पा रहा था। जब वो शहर की भीड़ भाड़ी गलियों से गुजर रहा था, तो लूसियन के दिल में एक प्राइड और डिटर्मिनेशन थी। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस के साथ उसने अपने पापा के लिए एक्यूपंक्चर मशीन, बहन के लिए सप्लीमेंट्स और माँ के लिए ग्रॉसरीज खरीदी। लूसियन के ड्रीम रियलम में वो एक सीजन्ड वॉरियर की तरह मूव कर रहा था, एक ही तेजी भरी स्ट्राइक में जॉम्बी को गिरा दिया। उसके दिमाग में आती यादें उसे उसकी डेस्टिनेशन बेस 1359 की तरफ ले जा रही थीं। जब वो वेव पे वेव आनडेड से लड़ता हुआ फाइनली बेस तक पहुंचा, तो वो उस मैसिव वॉल्स को देख के हैरान रह गया। वो दीवार कम से कम 20 मीटर मोटी थी और लूसियन सोच रहा था कि कौन सी अटैक इन वॉल्स को तोड़ सकती है। अगर इस दुनिया में, जहां मार्शल आर्ट्स इतना एडवांस है और सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड है, वहां भी मॉन्स्टर्स के सामने वल्नरेबिलिटी है, तो उसके खुद के वर्ल्ड के लिए क्या होप बची है। जब वो वॉल्स के अंदर वाली सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसकी नज़र एक टावरिंग बिल्डिंग पे जाकर टिक गई। लग रहा था जैसे वो एक कमांड सेंटर हो। उसकी दीवारों के अंदर लूसियन ने एक आदमी की झलक देखी। पूरा सफेद कपड़ों में था, चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के, और एक ही हाथ था उसके पास। अचानक ही लूसियन ने एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट महसूस किया। ऐसा लगा जैसे हवा खुद भारी हो गई हो इस खतरे के बोझ से। कमांड सेंटर से निकलती हुई ये लीथल एनर्जी ने लूसियन को जमीन पर हिला दिया। जब लूसियन वहां खड़ा था, उस आदमी के किलिंग इंटेंट के शौक से अभी भी हिल रहा था। तभी उसके इंट्यूशन ने उसे बताया कि उसे वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो पीछे हट गया, आंखों से चारों तरफ डेंजर ढूंढता रहा, और फिर उसने एक रूम देखा जो बेस के किसी भी रूम से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वो उस रूम के बीच में रखी एक मशीन के पास गया, उसका हाथ मशीन पर रखा और अचानक मशीन एक्टिवेट हो गई, एक हल्की सी हमिंग आवाज के साथ। अगले ही पल एक होलोग्राफिक इमेज उसके सामने चमक उठी, एक औरत की एआई इमेज। लूशियन स्तब्ध रह गया जब उस औरत ने उसकी भाषा में बात की। एआई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, टियान हैंग टेक की 16वीं जनरेशन सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका नाम था आई, और वो बेस 1359 के नेटवर्क की जिम्मेदार थी। लूशियन ने तुरंत उससे कहा कि उसे रीसेंट न्यूज़ दिखाएं। उसके मन में ये भी चल रहा था कि इस बेस के अंदर और कितने राज छुपे हो सकते हैं। जैसे ही लूशियन ने अपनी रिक्वेस्ट रखी, आई ने काम स्टार्ट कर दिया, एक एआई की एफिशिएंसी के साथ। उसने तुरंत कई टैब्स कॉन्ज्योर किए जो गैलेक्सी के लेटेस्ट और सबसे बड़ी न्यूज़ दिखा रहे थे। आई, एक 16वीं जनरेशन सपोर्ट एआई, अपने प्रोग्रामिंग में बहुत ही एडवांस थी। पहला टैब एक धमाका था। मार्शल ईयर 1,01,024 के जून में बेस 1359 ने सफलता से अपना 58वां एक्सप्लोरेशन स्पेसशिप लॉन्च किया था, एक सूटेबल प्लेनेट की तलाश में। पर सारी न्यूज़ अच्छी नहीं थी। दूसरा टैब बताता था कि जुलाई में बेस 105 गिर गया था, एक कड़वा रिमाइंडर था कि इतनी टेक्नोलॉजी और मार्शल प्रोविस के बावजूद भी ह्यूमैनिटी अभी भी मॉन्स्टर्स के खतरे से बच नहीं पा रही थी। और मार्शल प्रोविस की बात करते हुए तीसरा टैब तो एक शॉकर था। जनरल सन कांग अभी अभी 74वां लेवल 10 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। लूसियन हैरान रह गया। उसे तो ये तक नहीं पता था कि इतने ज्यादा लेवल 10 मार्शल आर्टिस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी इतनी पावर होने के बाद भी ह्यूमैनिटी अपने प्लेनेट को बचा नहीं पाई थी। उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लूसियन का दिल टूट गया जब उसने ये डेवास्टेटिंग न्यूज़ सुनी। ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी थी। एक्सप्लोरेशन स्पेसशिप से कोई रिपोर्ट या सिग्नल नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि उनके बचाव का कोई चांस नहीं था। ये सब एक कड़वा सच था इस यूनिवर्स का।
जहां सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस भी एक पल में खाक हो सकती हैं। भरे हुए दिल के साथ लूसियन ने आई की तरफ देखा, कुछ सोलस की उम्मीद में। उसने उस एआई से कहा कि उसे इस प्लेनेट का हिस्ट्री दिखाओ, शायद उनकी बर्बादी से कुछ सीखने को मिल जाए। जैसे ही डेटा स्ट्रीम्स फ्लो करने लगे, लूसियन उस प्लेनेट के पास्ट में और गहरा उतर गया, और जितना गहरा गया उतना ही ज्यादा शॉक हुआ। जो टाइमलाइन आई उसके लिए रेंडर कर रही थी, वो उसके अपने वर्ल्ड के इतिहास से हैरान कर देने वाले तरीके से मिलती जुलती थी। मॉन्स्टर्स दुनिया के हर कोने से उभर रहे थे। पहले मार्शल आर्टिस्ट का इमरजेंस हुआ था 34वें मार्शल आर्ट्स ईयर में, और फिर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट। ये सब इवेंट्स लूसियन के अपने वर्ल्ड में भी हो चुके थे। ऑस्टोनिश और डिसऑरिएंटेड लूसियन ने फाइनली रियलाइज किया कि जो कुछ उसने देखा वो किसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड की झलक नहीं थी, बल्कि उसके अपने दुनिया का फ्यूचर था, हजारों साल बाद का। एक ठंडी सी कांप उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई जब उसने इस रिविलेशन के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचा। पर इतने ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स के बाद भी लूसियन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शायद ये सिर्फ कॉइंसिडेंस हो या एक पैरेलल यूनिवर्स। एक नए पर्पज के साथ लूसियन ने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की। उसने आई से कहा कि उसके और उसके फैमिली के पर्सनल डिटेल्स सर्च करे, पर उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसने यह डिस्कवर किया कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में, मार्शल ईयर 325 में। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, और फिर उसने अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे रोक दिया, क्योंकि एक्सेस मिलने से पहले उसे अपना जीन ब्लड प्रूफ करना जरूरी था। पजल्ड और फ्रस्ट्रेटेड लूशियन सोच रहा था कि वो अभी इस वक्त कैसे अपना जरूरी ब्लड सैंपल दे। तभी मैं उसकी मदद के लिए आया। मैंने लूशियन की उंगली में काट लिया और जरूरी ब्लड सैंपल ले लिया। लूशियन बस हैरान रह गया कि फ्यूचर कितना वाइल्ड हो गया है, जहां एआई भी इतना अनऑर्थोडॉक्स बिहेव करने लगा है। जैसे ही उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदला और रेड विंडोज पॉप होने लगी, लूशियन को एक अजीब सी अनईज महसूस हुई। पर उसके कुछ पूछने से पहले ही उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट हो गया। अब उसमें लिखा था कि वो एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट है, व्हाइट रिवर एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट है, और व्हाइट रिवर मार्शल यूनिवर्सिटी का एक प्राउड एलिमेंट्स भी। ग्रेजुएशन के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की और जंग में बहादुरी से लड़ा, जब तक उसकी अर्ली डेथ नहीं हो गई 37 साल की एज में। जितनी की क्यूट चाहिए मार्शल ईयर 334 में। लूशियन लिटरली डम्बफाउंडेड था। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक प्रोडिजी है जो ग्रेटनेस और फेम के लिए बना है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो बस एक छोटी सी कॉग है हिस्ट्री की बड़ी मशीन में, इतनी छोटी कि उसकी डेथ ने भी कोई हलचल नहीं मचाई। लूशियन ने डिटेल्स को ध्यान से देखा और उसे कुछ फ्लॉज दिखे। रिकॉर्ड में लिखा था कि उसने एग्जाम्स में एक काफी अच्छा स्कोर अचीव किया था, पर अगर वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग पे डिपेंड करता तब भी ये स्कोर ठीक था। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर वो अपने ड्रीम रियल्म की एबिलिटी को यूज करे तो उसका स्कोर तो आसमान छू लेगा। लूशियन एक अनपैरेलल्ड वॉरियर होने के नाते मीडियोक्रिटी से कभी खुश नहीं होता। उसे पता था कि उसका फ्यूचर इस मंडेन रियलिटी तक सीमित नहीं है। उसके अंदर एक अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन था दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बनने का और हिस्ट्री को बदलने वाला इंसान बनने का। वो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो कैटालिस्ट बनना चाहता था जो पूरी दुनिया को आग लगा दे। अगले दिन लूशियन ने अपनी मॉम को बताया कि अब वो घर से ही सब कुछ सीख सकता है और उसे अब क्लासेस में जाना जरूरी नहीं। उसकी मॉम और बहन दोनों थोड़ा डाउट में थीं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया ट्रेनिंग के लिए। लिu चिंग, उसकी बहन, अपने भाई को देखते ही सोचने लगी कि वो काफी बदल गया है। उसके पास वर्ड्स नहीं थे डिस्क्राइब करने के लिए, पर उसका भाई अब कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा था। ड्रीम रियलम में जो कुछ उसने देखा, उसके बाद लूशियन को लगा कि अब टाइम वेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। उसे जल्दी से जल्दी टॉप तक पहुंचना है और फ्यूचर को बदलने का तरीका ढूंढना है। ड्रीम रियल्म में ही लूशियन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सभी मार्शल आर्ट्स के नोट्स, बुक्स और ट्रेनिंग मेथड्स उसको मिल जाएं। लूशियन ने फिल्टर करके सिर्फ अपने लेवल की टेक्निक्स चूज की। 3 टॉप टेक्निक सेलेक्ट हुई जो लेवल 11 मार्शल आर्टिस्ट्स ने लिखी थी। 1 बेसिक स्टेलर बॉडी एनहांसिंग टेक्निक, 2 नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक, 3 क्रिस्टल मेडिटेशन टेक्निक। ये सब स्पार्क प्रोग्राम का पार्ट थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सीक्रेट्स उसके सामने खुल गए।
ये टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट्स ने दुनिया के होने वाले विनाश को देखकर अपने पूरे लाइफ के नॉलेज को प्रिजर्व किया था, इस उम्मीद में कि कोई उस लेगेसी को आगे ले जाए। लूशियन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उसने तुरंत उन 3 टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। स्टेलर बॉडी एनहांसिंग टेक्निक एक ऐसी प्रोफाउंड मेथड थी जो इंसानी शरीर को एक माइक्रो यूनिवर्स में बदल देती थी, बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेंथन करती थी और हर सेल में स्टार जैसी पावर भर देती थी। नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक से प्रैक्टिशनर अलग अलग एलिमेंट्स की पावर अब्सॉर्ब कर सकते थे, जो उनकी फिजिकल एबिलिटीज को और बूस्ट करती थी, और क्रिस्टल मेडिटेशन टेक्निक मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती थी, जिससे इंसान स्ट्रेस और प्रेशर को बेटर हैंडल कर सके और ट्रेनिंग और इफेक्टिव हो। लेकिन जब वो अपने ड्रीम रियलम से उठा तो उसने नोटिस किया कि इन टेक्निकर्स ने उसके बॉडी को प्योरीफाई कर दिया था, सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो चुके थे। अब लूशियन अपना खुद का सप्लीमेंट बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करने की तैयारी में लग गया था। नेक्स्ट डे लूशियन फाइट रिवर अकेडमी पहुंचा। मिस्टर जॉन ने उसे वार्मली ग्रीट किया, पर याद दिलाया कि एक हफ्ते में कम से कम एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। लूशियन सीधा फार्मेसी गया डिटर्मिनेशन के साथ कि वो एक रूम रेंट करे क्राफ्टिंग के लिए। कई बार मना किया गया, लेकिन लूशियन ने गिव अप नहीं किया। मिस्टर जोंग ने उसकी आंखों में वो जज्बा देखा और खुद पर्सनली उसे 50,000 का फंड दिया, जिससे लूशियन अपने सप्लीमेंट्स के लिए सब कुछ परचेस कर सके। लूशियन जानता था, उसने एक बार कहा था कि एक दिन उस एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। जैसे ही लूशियन रूम ढूंढने से थक चुका था, किस्मत ने अपना खेल दिखाया। वो एक शांत सी फार्मेसी के सामने जा गिरा। कैशियर एक लाइव स्ट्रीम में इतना डूबा हुआ था कि उसने बस इतना कहा, जो चाहिए ले लो भाई। लूशियन ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, कुछ चतुर ब्राइव दिया और फाइनली उसे 3 घंटे के लिए एक रूम मिल गया। अपनी लैब कोट पहनते ही लूशियन ने काम शुरू किया। उसने मिक्स किया, मेजर किया और रिक एंड मॉर्टी और फुल मेटल ऑल्केमिस्ट जैसे शोज की टेक्निक्स यूज की, सब कुछ एक अल्टीमेट सप्लीमेंट बनाने के लिए। और फिर उसने अपना फाइनल प्रोडक्ट हाथ में उठाया, एक सप्लीमेंट जो किसी भी दूसरे से अलग था, जिसमें 10,000 साल फ्यूचर का रेयर और पावरफुल नॉलेज था। लूशियन बाल्दी ने सप्लीमेंट को धीरे से अपने होठों तक लाया, उस इफेक्ट का इंतजार करते हुए जो प्रॉमिस किया गया था। लेकिन जैसे ही उसने वो लिक्विड निगला, उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। क्या ये भी एक बेकार एलिक्सिर था? पर तभी एक अचानक झटका उसके सीने से गुजरा, उसे जमीन पे गिरा दिया दर्द में तड़पते हुए। उसका पूरा जिस्म कांप उठा, उसकी गर्दन की नसें उभर गईं स्ट्रेन से। काफी देर तक लूशियन जमीन पे पड़ा रहा, सिर्फ दर्द से जूझता हुआ। पर जैसे ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था, वैसे ही वो दर्द अचानक खत्म हो गया। सांस फूलती हुई, पसीने में भीगकर लूशियन ने खुद को संभाला। दर्द के बावजूद वो सप्लीमेंट का असर देख के हैरान रह गया। न सिर्फ उसकी ब्लड एनर्जी बूस्ट हो गई थी, बल्कि उसकी स्किन भी एक अलग ही ग्लो से चमक रही थी। लेकिन तभी कैशियर ने दरवाजे पे जोर जोर से नॉक किया। जल्दी निकल जाओ, उसने इशारा किया कि पीछे से भाग जाओ, क्योंकि ऑनर वापस आ गई थी। ऑनर लैब में घुसी, उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का तूफान था। उसे हमेशा पता था कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री कितनी कटथ्रोट और अनफॉरगिविंग है, पर आज उसे और भी ज्यादा रियलाइज हुआ कि अगर कटिंग एज पे नहीं रहे तो बर्बादी पक्की है। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, जो पुरानी सोच से चिपके रहे, और इसी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। सिर्फ नए आइडियाज और इनोवेशन से ही इस रूथलेस मार्केट में सरवाइव किया जा सकता है। कैशियर एक कोने में डर से कांप रहा था जब ऑनर उसके पास से गुजरी। उसका दिल बैठ गया जैसे ही उसने अपनी लैब कोट पे दाग देखे। उसने तुरंत गुस्से से कैशियर से पूछा, क्या किसी को मेरी लैब में आने दिया तूने? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ब्लेड जैसी तेज कटाक्ष थी। कैशियर स्टैमर करता रहा, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऑनर ने गुस्से में उसे तुरंत निकाल दिया। जैसे ही ऑनर लैब साफ करने लगी, उसकी नजर लूशियन के छोड़े हुए सप्लीमेंट के कुछ ड्रॉप्स पे पड़ी। क्यूरियोसिटी से उसने वो ड्रॉपलेट्स उठाए और जैसे ही उनका टेस्ट किया, वो हैरान रह गई। एक सिंगल ड्रॉप ही इतना पावरफुल था। ऑनर तुरंत फार्मेसी से बाहर निकली, कैशियर के पीछे भागती हुई। जब कैशियर ने फुटस्टेप्स सुने, उसका दिल खुशी से उछल गया। ऑनर उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी। उसकी स्लिम बॉडी और फ्लोइंग हेयर किसी जादू से कम नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, शायद अब मेरी खुद की हेरम का वक्त आ गया है। लेकिन कहने से पहले ही ऑनर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। चेहरा फियर्स और आंखों में कमांड थी। उसने झटके से पूछा, कौन था जो मेरी लैब यूज कर गया? कैशियर हिलता हुआ उसके ग्रिप के अंडर था।
ऑनर ने प्रॉमिस किया, अगर तूने मुझे उस आदमी का कांटेक्ट दिया तो तेरा सैलरी डबल। डर के मारे कैशियर ने अपना फोन दे दिया। ऑनर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से। उसे पता चल गया था ये सप्लीमेंट मार्केट के टॉप से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, इंग्रेडिएंट्स इतने बेसिक और अफोर्डेबल हैं कि पूरा कॉस्ट $5,000 भी नहीं होगा और मार्केट वैल्यू $1,00,000 से कम नहीं। वापस लूशियन के पास अपनी थका देने वाली ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद लूशियन का फोन अचानक से बजा। कैशियर की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया था, लेकिन उसके सरप्राइज की हद तब हो गई जब फोन के दूसरे साइड से एक फीमेल वॉइस आई जो खुद को फार्मेसी की ऑनर बताती है। उसका नाम था सुसु। बिना किसी हेजिटेशन के सुसु ने लूशियन से मिलने की रिक्वेस्ट की, अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हुए उसके रिवोल्यूशनरी नए सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने में। मीटिंग नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स करने के बाद सुसु एक्साइटमेंट से खुद को रोक नहीं पाई। एक मास्टरफुल फार्मासिस्ट से मिलने का चांस जो मिल रहा था, लेकिन उसका एंथुजियाज्म तुरंत ही फेड हो गया जब कैशियर ने एक शॉकिंग रिवीलेशन दिया। जिस आदमी ने उसकी लैब का यूज किया था वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। एक छोटी सी शॉक के बाद सुसु अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी लूशियन की रियल आइडेंटिटी के बारे में। जैसे जैसे लूशियन ड्रीम रियलम में और गहरा जाने लगा, उसे महसूस हो रहा था कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी पावर बढ़ रही है। उसका टारगेट था एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट, जम्बी एक काफी डेंजरस ओपोनेंट। बिना किसी देर के लूशियन उस जम्बी की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो किल के लिए क्लोज हुआ, एक तेज काउंटर अटैक ने उसे चौंका दिया। उसका हाथ नंब हो गया और पेन से थ्रॉब करने लगा। जम्बी ने गुस्से से रोर किया। उसका ब्लड लस्ट उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वो लूशियन की तरफ फिर से लपक पड़ा, लेकिन इस बार लूशियन रेडी था। उसने जम्बी को डायरेक्टली फेस नहीं किया, इंस्टीड साइड में होते हुए उसने डॉज किया और एक पावरफुल राउंडहाउस किक मारी जिसने ज़ॉम्बी को जमीन पर धड़ से गिरा दिया। लूशियन ने एयर में जंप करके एक क्रशिंग एक्स किक मारा जिसने ज़ॉम्बी को बिल्कुल मोशनलेस कर दिया। जैसे जैसे लूशियन इन फॉलन वॉरियर्स की मेमोरीज में और अंदर जाने लगा, उसका पहला परसेप्शन कि ये बस मॉन्स्टर्स हैं वो बदलने लगा। अब उसने उन्हें एक सोल्जर की तरह देखना शुरू कर दिया जो कभी अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करते थे। एक गहरी रिस्पेक्ट के साथ उसने हेड झुका के उनको ट्रिब्यूट दिया, फिर वहां से निकल गया। 3 टेक्निक्स को मास्टर करने का संकल्प लेकर लूशियन ने 1 हफ्ता उनकी प्रैक्टिस में लगा दिया और इस मेहनत का रिजल्ट कमाल का था। उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ गई थी। अपने नए स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड लूशियन एक मार्शल आर्ट्स स्कूल गया, जहां उसने एक टेस्टिंग डमी का यूज करने की रिक्वेस्ट की। अब उसका ब्लड एनर्जी लेवल था 15.632, जो उसे एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बना देता है। लूशियन ने टेस्टिंग डमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक फियर्स डिटर्मिनेशन चमक रही थी। एक सिंपल पंच के साथ उसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया 3137 की बैटल स्ट्रेंथ क्लॉक की, जो एक एवरेज लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट से डबल थी। लेकिन लूशियन इस नंबर से सेटिस्फाई नहीं था। उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी असली पोटेंशियल की एक झलक है। अब जब उसने अपना स्टैंस लिया, इस बार वो सीरियस था। टेस्टिंग साइट से निकलते वक्त उसका सामना एक रेडिएंट स्माइल के साथ रिसेप्शनिस्ट लेडी से हुआ। जब लूशियन स्कूल से बाहर निकला, उसने देखा कि 2 यंग मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट वहां खड़े हैं। उनमें से एक लड़की जो स्कूल के ओनर की डॉटर थी, एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन में बिजी थी रिसेप्शनिस्ट लेडी के साथ। रिसेप्शनिस्ट लेडी क्लियरली लूशियन के स्ट्राइकिंगली हैंडसम अपीयरेंस से इम्प्रेस्ड थी, लेकिन दूसरा मेल स्टूडेंट जो उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था, उसकी सोच अलग थी। उसे लगता था कि लुक्स मैटर नहीं करते, सिर्फ मार्शल अटेनमेंट्स का इंपॉर्टेंस होता है। उसकी नजर में लूशियन, जो एक एवरेज किड लगता था, बस एक लॉस्ट कॉज था। उस मेल स्टूडेंट का एरोगेंस क्लियरली दिखता था। उसके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह थी कि वो बचपन से हर तरह के सप्लीमेंट्स यूज करता आया था, जो उसे अपने एज के पीयर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना रेंट कंटिन्यू करने की कोशिश की, यंग गर्ल ने उसके सर पे एक थप्पड़ मारा और उसे अच्छी खासी डांट पिलाई। उसने फर्मली उसे याद दिलाया कि दूसरों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मत करो और अपना एरोगेंट बिहेवियर कंट्रोल में रखो। लड़की की डांटों के बावजूद वो मेल स्टूडेंट अब भी अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगा हुआ था। उसने डिमांड किया कि लूशियन के टेस्टिंग रिजल्ट्स उसे दिखाए जाएं और उस लड़की से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। एक थके हारे साई के साथ लड़की ने टैबलेट उन्हें दिया और जैसे ही उन्होंने रिजल्ट्स देखे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल तो चार्ट से बाहर था, अब तक के सभी रिकॉर्ड से कई ज्यादा। सबको लगा शायद मशीन ही खराब हो गई हो, लेकिन रिसेप्शनिस्ट लेडी ने कंफर्म किया कि मशीन तो कल ही चेक और कैलिब्रेट की गई थी। अब सबको ये समझ आ गया था कि लूसियन कोई आम स्टूडेंट नहीं है और सबको तुरंत उसे ढूंढने की अर्जेंसी महसूस होने लगी। जब लूसियन टैक्सी से उतरा, ड्राइवर को वो काफी पसंद आया। उसने तो यहां तक कि अपनी बेटी के साथ उसका रिश्ता करवाने का ऑफर दे दिया। लूसियन ने एक पॉलिड स्माइल के साथ ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और व्हाइट रिवर सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ निकल गया। जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसने देखा एक यंग मार्शल आर्टिस्ट बाहर भागते हुए आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। लग रहा था उसके घर पे किए गए टेस्ट्स के रिजल्ट्स एसोसिएशन के रिजल्ट से थोड़े डिफरेंट निकले थे। लेकिन लूसियन ने इससे अपने ऊपर असर नहीं होने दिया और सीधा फ्रंट डेस्क पे गया। उसने मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट के बारे में पूछा। एक फॉर्म भरने के बाद उसे टेस्टिंग साइट भेज दिया गया, जो हर एज के एप्लीकेंट से भरी हुई थी। ज्यादातर लोग 25 के आसपास के लग रहे थे। उनमें एक छोटी सी लड़की भी थी जो लूसियन से भी छोटी लग रही थी। जैसे ही लूसियन लाइन में वेट कर रहा था, एलिवेटर से एक टॉवरिंग फिगर निकला और सीधा लाइन तोड़ के आगे चला गया, जिसने पूरे हॉल में कमोशन क्रिएट कर दिया। एक फीमेल एप्लीकेंट ने उसकी बदतमीजी को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे इग्नोर कर दिया और बोला कि वो लेवल 3 असेसमेंट के लिए आया है, इसलिए लाइन बायपास करना उसके लिए अलाउड है। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि पूरे सिटी में सिर्फ कुछ ही लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट थे और ये टॉवरिंग फिगर काफी पावरफुल लग रहा था। उसका ब्लड एनर्जी लेवल था 107 और बैटल स्ट्रेंथ तो 10,831 तक पहुंच गया। उसने जब एक स्ट्राइक मारी तो इतनी शॉकवेव्स क्रिएट हुई कि कई लोग गिर गए। असेसमेंट के बाद वो टॉवरिंग फिगर मुड़कर देखता है कि 2 लोग उसकी पावर से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुए। उनमें से एक था लूसियन, जो मशीन की तरफ ऐसे जा रहा था जैसे कि उसे कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा। पास में खड़ी लड़की सोचती है कि लूसियन बस एक एरोगेंट बच्चा है, लेकिन वो गलत साबित होने वाली थी। जब लाइन में कोई नहीं बचा, लूसियन मशीन के पास गया और क्रिस्टल पे हाथ रखा। सब लोग हैरान रह गए जब मशीन ने दिखाया लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल था 15.701 और ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। टॉवरिंग फिगर भी ये देखकर हिला रह गया। अब लूसियन बैटल स्ट्रेंथ डमी की तरफ घूमता है, फॉर्म में आता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की आग जल रही होती है और उसका हाथ एक पावरफुल ऑरा से भर जाता है। जैसे ही उसने पंच मारा, ऐसा लगा जैसे 1000 सन्स की ताकत उसके हाथ में थी। उसके पंच से टेस्टिंग डमी तो उड़ा ही, पीछे की ग्लास वॉल भी टूट गई। सब लोग लिटरली स्टन हो गए। लूसियन का बैटल स्ट्रेंथ निकला 15,709, मतलब हल्का सेंक के बाइसेप्स और आयरन मैन की लेजर बीम्स दोनों एक साथ। लूसियन ने नेचर्स ब्रीडिंग और स्टेलर टेक्निक्स का यूज किया, जिससे उसने अपने ब्लड एनर्जी के स्टैंडर्ड पावर लेवल का 10 गुना तक अनलॉक कर लिया। लूसियन मार्शल कॉम्बैट के आर्ट में इतना डूब गया था कि उसे यह भी नहीं दिखा कि एक वर्कर एक्साइटमेंट में कांप रहा है। वर्कर ने अनाउंस किया कि लूसियन ने लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट पास कर लिया है, लेकिन फिर रुक गया और बोला, वेट, शायद लेवल 2 या लेवल 3 भी। वो इतना कंफ्यूज था कि उसे खुद नहीं पता चल रहा था फाइनल रिजल्ट क्या था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो ये न्यूज़ सीनियर्स को बताएगा और अपनी जॉब तक दांव पर लगा देगा। लूसियन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वर्कर भाग चुका था और लूसियन बस एक हल्का सा स्मर्क मारकर वहां खड़ा रह गया। वर्कर भाग गया तेजी से। ल्यूशिंग ने पीछे मुड़कर उस टॉवरिंग फिगर की तरफ देखा जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक हो गया जैसे ही दोनों की आंखें मिली। लूसियन से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं? अचानक वो टॉवरिंग फिगर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम बताया, शियाओ। ल्यूशिंग ने थोड़ा गौर से देखा और रियलाइज किया कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। शियाओ कम से कम 7 फुट लंबा था और उसके बाइसेप्स ट्री ट्रंक्स जैसे लग रहे थे, लेकिन ल्यूशिंग बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और हैंडशेक किया। शियाओ ने एक बड़ा सा स्माइल दिया जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। क्लियरली वो दिल से खुश था ल्यूशिंग से मिलके। बाकी लोगों ने ये मोमेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और सब उसकी तरफ दौड़ पड़े हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए, जैसे बीटल्स शहर में आ गए हों। ल्यूशिंग उस वक्त का स्टार बन गया था, मार्शल आर्ट्स का एक प्रोडिजी जिससे सब मिलना चाहते थे। लूशियन को भीड़ में फंसने का मूड नहीं था, तो उसने एक ओपनिंग देखी
और तुरंत वहां से निकल गया। 100 के करीब लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन कोई भी लियू शिंग की लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से कम्पिटिट नहीं कर पाया। असेसमेंट सेंटर के बाहर कुछ लड़कियां खड़ी थीं, अपने सीनियर्स के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थीं। उनमें से एक उसकी बहन थी, जिन्होंने उसका नाम जोर से चिल्लाया और उसका ध्यान खींच लिया। लियू शिंग उनकी तरफ चला गया, सोचता हुआ कि उसकी बहन वहां आई ही क्यों है। उसकी बहन भी कंफ्यूजस थी और हाथ कमर पे रखकर खड़ी हो गई, एकदम स्टियर्न लुक के साथ पूछने लगी, तू पूरा दिन सो रहा था ना? लियू शिंग ने ऑकवर्डली खांसी की और एक्ट किया जैसे कुछ काम में बिजी था। उसकी बहन के साथ जो 2 लड़कियां थीं वो उसकी क्लासमेट्स थीं। दोनों ही लियू शिंग की हैंडसम लुक से काफी अट्रैक्ट हो गई थीं। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक थोड़ी आउटगोइंग थी, नाम था फैन फैन, और दूसरी शाई सी थी, नाम सुनोआ। वो दोनों अपने सीनियर यान के असेसमेंट के लिए आई थीं। फैन फैन तो लियू शिंग के लुक्स पे ही फिदा थी, क्लियरली दिख रहा था कि दोनों लड़कियां उस पर फिदा हो गई थीं। लेकिन लियू शिंग खुद तो एकदम हम्बल था, एकदम ब्रेड स्लाइस जैसा सिंपल और डबल पोलाइट। यहां तक कि किंग हे, उसकी बहन, भी ब्लश कर गई इतने कॉम्प्लीमेंट्स सुन के। तो लियू शिंग ने एक अच्छा भाई बन के क्या किया, उसकी बहन के सिर पे हाथ मारा और सबको अलविदा कह दिया। फैन फैन की आंखें तो खुल के रह गईं, उसने सोचा भी नहीं था कि भाई बहन का रिश्ता इतना स्वीट हो सकता है। किंग हे तो एक बीट रूट जैसे रेड हो गई, लेकिन अच्छी वाली फीलिंग में। इसी बीच यान असेसमेंट सेंटर से बाहर आई, उसके चेहरे पे डिफीट का लुक था। लड़कियां उसके अराउंड गैदर हो गईं और पूछने लगीं, क्या हुआ? यान ने गहरी सांस ली और बोला, एक एक्सीडेंट हुआ जिससे पूरा असेसमेंट आफ्टरनून तक हॉल्ट हो गया। सब लोग शॉक में थे, सब सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी रुकावट बन गया। यान ने थोड़ा स्टैमर करते हुए बताया कि उसने एक आदमी से एनकाउंटर किया, एक मॉन्स्टर और प्रोडिजी। वो लड़का उसके ही एज का था, लेकिन उसकी ब्लड एनर्जी लेवल थी 15.7 और स्ट्रेंथ थी 15,000। सीधी बात, यान का कॉन्फिडेंस तो हिल गया। उसे हमेशा लगता था कि वो टॉप टियर है, लेकिन इस लड़के के सामने तो वो एक पत्ते की तरह हवा में उड़ रही थी। सब लड़कियां शॉक में थीं। पहली बार उन्होंने अपनी हमेशा प्रॉड सीनियर को इतना लो फील करते देखा था। उन्होंने पूछा, उस लड़के का नाम क्या था जिसने तुम्हें छोटी बना दिया? यान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आंखें खोली और बताया, उसका नाम था लियू शिंग। एकदम साइलेंस छा गया ग्रुप में। फैन फैन और सुनोआ ने एक दूसरी की तरफ देखा, फिर किंग हे की तरफ। उसके खुद के चेहरे पे भी शौक था। उसी वक्त लियू शिंग घर जा रहा था, एक जायंट डंपलिंग को इस तरह खा रहा था फता जैसे ये उसका आखिरी मील हो। जब वो घर के करीब आया, उसने देखा कुछ मिडिल एज्ड आंटियां जमा हो रखी थीं, काफी टेंशन में लग रही थीं। अपेरेंटली कुछ लोग आए थे उनके एरिया में रेड प्लेन मार्शल आर्ट्स स्कूल से। ये वही जगह थी जहां लियू शिंग अपना बैटल स्ट्रेंथ चेक करवाने जाता था, तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट जग गया कि क्या हो रहा है। डंपलिंग फिनिश करने के बाद उसने अपना फोन निकाला, देखा क्लर्क का कॉल आया हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसका सप्लीमेंट एक ह्यूज फॉर्च्यून कमा के दे सकता है। तो उसे और रिसर्च करनी पड़ी और देखना था कि क्या ये फार्मेसी वाकई क्वालिफाइड है या नहीं। एक शांत नींद के बाद लुचिंग फिर से खुद को ड्रीम रियलम में पाता है। उसने तुरंत आईई को बुलाया उसका ट्रस्टी असिस्टेंट ड्रीम वर्ल्ड में, ताकि वो अपनी लाइफ रिकॉर्ड खोल सके। जैसे ही उसने पेजेस स्क्रॉल किए, लो शांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसका फ्यूचर चेंज हो चुका था। इस बार वो शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे और वो 87 साल की उम्र में शांति से मर गया। हाँ, शायद ये लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, लेकिन 27 की उम्र में एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बन के मर जाने से तो डेफिनेटली बेहतर थी। उसने अपनी नई लाइफ के डिटेल्स ध्यान से पढ़े और छोटी छोटी अचीवमेंट्स में भी खुशी महसूस की। 18 साल की उम्र में वो लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और एक प्रेस्टिजियस प्रोडिजी कैंप में गया, जहां उसने टॉप 20 में जगह बनाई। उसके बाद उसने 3 साल और यूनिवर्सिटी में बिताए। ग्रेजुएशन के बाद उसने 5 साल मिलिट्री में सर्विस की और एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ। फिर उसने अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल शुरू किया और अपनी स्किल्स को और तेज बनाता रहा जब तक वो 45 की उम्र में लेवल 6 नहीं बन गया। हाँ, 55 साल में वो लेवल 7 नहीं बन पाया, लेकिन उसे पता था कि वो काफी क्लोज तक पहुंच गया था। बाद में वो मॉन्स्टर इन्वेजन के दौरान मर गया ईयर 383 में। उसने अपने हाथ को टाइटली बैंड किया जब उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी सर्ज होती महसूस हुई। सिर्फ एक हफ्ते में उसने अपना फ्यूचर चेंज कर दिया था। अब वो तय था
कि किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करके अपना अल्टीमेट गोल अचीव करेगा। जब लुचिंग ने अपना फिस्ट और टाइट किया तो डिटर्मिनेशन उसके वेन्स में दौड़ गया। उसे पता था कि जो थोड़ा बहुत चेंज उसने अब तक किया है वो काफी नहीं है। वो मीडियोक्रिटी से खुश नहीं हो सकता जब बात दुनिया को बदलने की हो। ह्यूमैनिटी की तकदीर उसके कंधों पर थी और उसे पता था कि उसे अपने आप को लिमिट तक पुश करना पड़ेगा। लेवल 7, नाडे और 9 मार्शल आर्टिस्ट्स भी उन चैलेंजेस के लिए काफी नहीं होंगे जो फ्यूचर में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे उस लेवल से आगे बढ़ना होगा, लेवल 10 तक और फिर लेवल 11 तक। लुचिंग समझ गया था कि उसका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वो रेडी था। उसे पता था रास्ता पत्थर से भरा होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हर चैलेंज का सामना करेगा। दुनिया की तकदीर उसके हाथों में थी और वो उन्हें निराश नहीं कर सकता था। वो फ्यूचर को बदलना चाहता था, उस इनएविटेबल एंड को चेंज करना चाहता था। थोड़ा पॉज लेते हैं। तुम लोगों ने देखा उसकी शादी हो चुकी थी। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उसकी शादी किससे हुई थी। एनीवे, वापस कहानी में चलते हैं। एक ब्राइट रूम में चेयरमैन शियाओ अपनी डेस्क पर बैठा था, हाथ में एक चाइनीज ब्रश लेकर। हर एक स्ट्रोक को वो बड़ा ही प्रिसीजन से ड्रॉ कर रहा था। उसका ब्रश पेज पर स्मूथली ग्लाइड कर रहा था। स्क्रीन के दूसरी तरफ जो इंसान था वो उसकी स्किल्स से इम्प्रेस हो गया और कह बैठा, चेयरमैन शियाओ तो लगता है लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट बनने के एक कदम और करीब है। लेकिन उसके बाद टोन चेंज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सैरकास्टिक बन के बोला, काश चेयरमैन शियाओ एजुकेशन में भी उतना ही एफर्ट डालते। अगला कमेंट चेयरमैन शियाओ के लिए एक इमोशनल पंच की तरह था। उसका हाथ हिल गया, ब्रश का आखिरी स्ट्रोक टेढ़ा हो गया। उसने ब्रश उठाया और ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ स्क्रीन की तरफ देखता रहा। उसने रिप्लाई किया कि उसका हमेशा से सपना रहा है कि व्हाइट लेक सिटी से प्रोडिजीज निकले, लेकिन 2 वजहों से हमेशा दिक्कत आई है। पहली, कोई हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट्स फैमिली नहीं है जहां से इंस्पिरेशन मिले, और दूसरी, सिटी के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो टैलेंट को सपोर्ट और नर्चर कर सके। अगर कोई प्रोडिजी हो भी तो वो सिटी छोड़ देता है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। चेयरमैन शियाओ के चेहरे पर उदासी छा गई। उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर थी। उसने साफ साफ कह दिया कि अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। प्रोडिजी कैंप बिल्कुल पास है और इतने सालों से सिटी ने एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। ये एक एम्बैरेसमेंट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट्स का होना तो छोड़ो, उनका ना होना एक अल्टीमेट डिसग्रेस है। उस बंदे की आवाज गुस्से से भरी हुई थी जब उसने ये सब कहा। उसकी फाइनल वर्ड्स फर्म एंड क्लियर थे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाइट लेक सिटी की इज्जत बचाई जाए। और फिर एक अब्रप्ट क्लिक के साथ कॉल कट हो गया। चेयरमैन शियाओ सिर्फ बैठकर उस बात की ग्रेविटी को सोचता रहा। चेयरमैन शियाओ गुस्से से पागल हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन और एंगर उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। उसने गुस्से में कागजों का एक ढेर जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जॉइंट्स सफेद पड़ गए थे और उसने अपना चेहरा थककर हाथों से छुपा लिया। उसका हमेशा से सपना था कि वो कुछ प्रोडिजीज डिस्कवर करे और जबरदस्त रिजल्ट्स अचीव करे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज और खुद सिर्फ लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था। वो एक रट में फंस गया था, बिना किसी उम्मीद के कि कभी लेवल अप करेगा। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में घुस आई, उसके थॉट्स को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कुछ अर्जेंट न्यूज के साथ। चेयरमैन शियाओ किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन के मूड में नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी ने जिद पकड़ ली कि ये न्यूज उसे सुननी ही पड़ेगी। उसने एक मैसेज सुनाया, एक 18 साल का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसकी बैटल स्ट्रेंथ थी 15,000। ये न्यूज चेयरमैन के लिए एक फ्रेश हवा के झोंके जैसी थी, एक रोशनी की किरण उसके अंधेरे दिन में। न्यूज सुनते ही चेयरमैन शियाओ ने सेक्रेटरी से टैबलेट छीन लिया और रिकॉर्डिंग्स देखने लगा। रिकॉर्डिंग में दिखाया गया फोर्स इतना इंटेंस था कि सेक्रेटरी का एम्पल बस तक हिल गया और वो बोइंग 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 करता दिखाई दिया। जब दोनों ने रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा, चेयरमैन शियाओ की तेज नजर ने एक रिमार्केबल चीज स्पॉट की। वो लड़का एक परफेक्ट स्टेट पंचिंग टेक्निक परफॉर्म कर रहा था। चेयरमैन ने सेक्रेटरी को एक्सप्लेन किया, यह टर्म सिर्फ एलीट मार्शल आर्ट सर्कल्स में यूज होती है। सेक्रेटरी थोड़ा कंफ्यूज थी, तो चेयरमैन ने आसान लैंग्वेज में समझाया, दुनिया में सिर्फ 10 लोग ही ये टेक्निक इस उम्र में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चेयरमैन ने लू शैंग की पर्सनल इन्फो और डीपली चेक की, और जो मिला उसने तो उसके होश उड़ा दिए। एक 18 साल का लड़का का जिसकी बैटल स्ट्रेंथ 10 गुना ज्यादा हो स्टैंडर्ड से, और उसका ब्लड एनर्जी लेवल सिर्फ 15.7।
ये कैसे हो सकता है? परफेक्ट स्टेट सिर्फ डबल तक एम्पलीफाई करता है, तो फिर ये लड़का कैसे कर रहा है? चेयरमैन कुछ देर के लिए चुप हो गया, डीप थॉट्स में डूब गया। एक 18 साल का लड़का, बैटल स्ट्रेंथ 10x, और वो भी एक एवरेज फैमिली से इम्प्लीकेशंस मैसिव थे। चेयरमैन का एक्साइटमेंट अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसने जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया। अपनी खुशी में उसने सेक्रेटरी को हवा में उठाया और टाइटली हक कर लिया, और फिर बोइंग 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 फिर से। सेक्रेटरी शर्मा गई, थोड़ा ब्लश करते हुए, जब चेयरमैन ने उसे घुमाया और डिक्लेयर किया, लियू शैंग जैसे मार्शल आर्टिस्ट टैलेंट 1 in 10 मिलियन होते हैं। सेक्रेटरी अभी भी थोड़ी डिजी पूछने लगी, चेयरमैन, गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है? चेयरमैन शियाओ ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया, कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो इमेजिनेशन से बाहर होती हैं। जैसे कुछ का ब्लड एनर्जी लेवल सडन सर्ज करता है, कुछ लाइटनिंग की स्पीड से मूव करते हैं, और कुछ एक्सप्लोजिव पावर रिलीज करते हैं। चेयरमैन ने डिसाइड किया, अब लियू शैंग और उसकी फैमिली से मिलना ही पड़ेगा। उसने तुरंत रेडी होना शुरू किया, वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उस प्रोडिजी से मिलने का वक्त आ गया था, और उसे एक लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी देने का भी। इसी वक्त एक ब्राइट आइड स्टूडेंट रेड प्लेन से एक लड़की के पास भागते हुए आया न्यूज़र्स थी कि उन्होंने फाइनली लियू शैंग की असली आइडेंटिटी और उसका एड्रेस ट्रेस कर लिया है। जूनियर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज थे कि सीनियर्स एक एवरेज और गरीब दिखने वाले लड़के के पीछे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। शायद लियू शैंग ने किसी को प्रोवोक किया होगा, लेकिन उस लड़की ने उनका डाउट एक स्टियर्न शीर्ष के साथ बंद कर दिया। उसका ध्यान एक इनकमिंग फोन कॉल पर था। कन्वर्सेशन से क्लियर हो गया कि दूसरी पार्टी भी लियू शैंग को टारगेट कर चुकी थी, और लड़की समझ गई कि एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना है। उसने उस स्टूडेंट को ऑर्डर्स दिए, जाओ और उसके पेरेंट्स और उसके छोटे सिबलिंग के लिए लैविश गिफ्ट्स लेकर आओ। स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई। बिना कुछ सोचे समझे शॉपिंग सेंटर की तरफ दौड़ गया। वहीं दूसरी तरफ लियू शैंग के छोटे और सिंपल घर में वो जोर से नॉक होने की आवाज से जाग गया। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो एक अनएक्सपेक्टेड सीन उसके सामने था। उसका पूरा परिवार और दो अजीब लोग लिविंग रूम में खड़े थे। उसकी मां कुछ बोलती उससे पहले ही उनमें से एक आगे आया और इंट्रोड्यूस किया, मैं व्हाइट लेग मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हूं। लियू शैंग समझ गया कि यह बंदा हाई रैंकिंग है, कम से कम लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट तो होगा। लेकिन उसने अपना कूल बनाए रखा और कामली हाथ मिलाया। जब उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चेयरमैन लियू शैंग के शांत और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से इतना इम्प्रेस हुआ कि वो उस जवान लड़के के लिए एक रिस्पेक्ट फील करने लगा। लियू शैंग की मां ने फिर दूसरे आदमी का इंट्रोडक्शन दिया, ये हैं आई शुआन, रेड प्लेन्स मार्शल आर्ट्स स्कूल से। वो लड़की लियू शैंग को ग्रीट करती है और याद दिलाती है कि उनकी मुलाकात पहले भी रेड प्लेन्स स्कूल में हो चुकी है। जैसे ही लियू शैंग ने अपनी सीट ली, चेयरमैन ने अपनी स्पीच शुरू कर दी। वो यहाँ एक खास बात के लिए आए थे, लियू शैंग को लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट का बैज देने के लिए। लेकिन उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखकर एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि उसे लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर पेंशन दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसोसिएशन उसे एनकरेज करने के लिए 1 मिलियन युआन तक का रिवॉर्ड भी दे रही थी। ये न्यूज एज सुनकर लियू शैंग के परिवार पर जैसे बिजली सी गिर गई। वो सब हिल के रह गए। लेकिन लियू शैंग, उसने बिल्कुल भी अपना कूल नहीं खोया। उसने कामली अपना शुक्रिया अदा किया सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट के लिए, और सीधे पॉइंट पर आ गया। उसने पूछा, क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा इन रिवॉर्ड्स के बदले? चेयरमैन थोड़ा चौंक गया उसके डायरेक्ट अप्रोच से। फिर उसने अपने कोट के पॉकेट से एक एनवेलप निकाला। एक इनविटेशन था प्रोडिजी कैंप ज्वाइन करने के लिए, जो प्रोविंस में होता है। लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो लड़की जो रूम में थी तुरंत खड़ी हो गई और जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। उसने कहा, हाँ, प्रोडिजी कैंप में बेस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट्स जाते हैं, लेकिन वही जगह उनकी टैलेंट को बर्बाद भी करती है। जैसे ही लियू शैंग वापस अपनी सीट पर बैठा, लड़की ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसकी आंखों में एक मिस्चीवस सी चमक थी और उसने एक कहानी शुरू की अपने सीनियर ब्रदर की। वो भी एक वक्त का प्रोडिजी था, उसके पास रिमार्केबल टैलेंट था। उसने भी प्रोडिजी कैंप ज्वाइन किया था, लेकिन जब वो वापस आया तो हार गया था और सब कुछ खो चुका था। उस लड़की ने ऑलमोस्ट बेगिंग टोन में लियू शैंग से कहा, प्लीज तुम वही गलती मत करना। चेयरमैन ने बीच में बोला, लेकिन लियू शैंग अलग है।
उसने कहा कि उसके सीनियर ब्रदर में कुछ कमी थी, लेकिन लियू शेंग में वो पोटेंशियल है जो उसे और भी आगे ले जा सकता है। चेयरमैन ने एनवेलप लियू शेंग को दिया और कहा, डिसीजन तुम्हारा है, जो भी चूज करोगे मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। रूम में टेंशन काफी बढ़ गया था, लेकिन लियू शेंग के होठों पे एक स्लेय सी स्माइल आई। उसने एनवेलप ले लिया और कहा, मैं रेडी हूं चैलेंज के लिए। चेयरमैन ने जैसे ही ये सुना, उसने एक रिलीफ की सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। फिर उसने फैमिली से विदा ली और कहा कि कुछ दिनों में वो लियू शेंग को लेने आएगा। जैसे ही चेयरमैन गया और दरवाजा बंद हुआ, लियू शेंग ने अपना ध्यान उस लड़की की तरफ मोड़ दिया। वो लड़की थोड़ा घबरा गई और उसने लियू शेंग को ध्यान से देखा। रियल में तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर उसने खांसी की और अपना आप संभाला। उसने लियू शेंग को इनवाइट किया एक ऑनर स्टूडेंट बनने के लिए उनके प्रेस्टिजियस रेड प्लेन मार्शल आर्ट्स स्कूल में। ऑनर स्टूडेंट होने के नाते उसे स्कूल की सभी क्लासेस, इक्विपमेंट और इवन 1-on-1 सेशंस मिलते उसके फादर के साथ, और उसके अलावा एक जनरस सैलरी भी मिलती। कोई लायबिलिटी नहीं, बस नाम का यूज करने की परमिशन चाहिए थी। लेकिन लियू शेंग ने उसके ऑफर के पीछे की अल्टीरियर मोटिव समझ ली, और वो सही था। लड़की उसकी प्रोडिजी वाली इमेज का यूज करना चाहती थी स्कूल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। चाहे उसने कितना भी परसुएजन ट्राई किया, लियू शेंग ने कामली मना कर दिया। लड़की तुरंत खड़ी हो गई, एक्साइटमेंट के साथ बोली, मैं और भी बड़े बेनिफिट्स दे सकती हूँ। लियू शेंग ने बस अपना सिर हिला दिया और कहा, ऑनर स्टूडेंट बनना काफी है। तुम सबको कह सकती हो कि मैं यहाँ का इक्विपमेंट और ट्रेनिंग यूज करता हूँ, क्योंकि ये सच है, लेकिन स्टूडेंट बनने की मुझे जरूरत नहीं। लड़की ने एक गहरी सांस ली और समझ गई कि अब और कुछ करने का फायदा नहीं। उसने फाइनली एक्सेप्ट किया और बोला, अब से लियू शेंग को हर महीने 1 लाख युआन का स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे ही उसने लू शांग और फैमिली को अलविदा कहने के लिए कदम बढ़ाया, फैमिली अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उनके मुंह अब तक खुले हुए थे शौक की वजह से, लेकिन लू जिंग की जेंटल स्माइल और उसके तसल्ली देने वाले शब्दों ने उनका मन शांत किया। जब उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा तो उसने महसूस किया कि उनके हाथों पर कैसे कैसे मोहल्ले बन गए हैं सालों के हार्डवर्क का निशान। ये उनके उन बलिदानों का सबूत था जो उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दिए थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। लू जिंग ने एक कमाल का काम कर दिखाया था। वो लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था, और अब वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आज के बाद उसकी मां को नाइट शिफ्ट्स में काम नहीं करना पड़ेगा, और उसके पिता उनके पीठ तोड़ काम को अलविदा कह सकते हैं। लू जिंग ने ठान लिया था, अब उसकी फैमिली को पैसों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी की मालिक बिल्कुल टेंशन में थी। वो अपने नाखून चबाते हुए परेशानी में लगी हुई थी उस मिस्ट्री वाले आदमी की तलाश में जिसने वो कमाल का सप्लीमेंट छोड़ा था। पूरी कोशिश के बाद भी उसे उस आदमी का एक भी क्लू नहीं मिला। उसने नए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स की लिस्ट तक चेक कर ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे उसने सप्लीमेंट को एनालाइज किया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। टेस्ट रिजल्ट्स लिटरली ऑफ द चार्ट्स थे। ये सप्लीमेंट लेवल 1 या लेवल 2 के कई गुना पावरफुल था, और तो और कुछ लेवल 3 सप्लीमेंट्स को भी बीट कर रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे। उसकी खरदुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ऐसा सप्लीमेंट जो इजीली लाखों का बिकता सिर्फ 3000 के मार्जिन में मिल गया था। एक जोर की थीड़ के साथ उसने गुस्से में टेबल पे हाथ मारा। उसे पता था कि उसने लिटरली सोना ढूंढ लिया था, लेकिन उस आदमी के बिना वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी क्लर्क का बोलना अटक गया। उसने हाथ उठाकर टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। फार्मेसी ऑनर तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई, एक्साइटमेंट में झूमती हुई। जैसे ही न्यूज रिपोर्ट प्ले हुई, उसने एक बड़े रिलीफ का सांस लिया। उसका चौड़ा सीना खुशी से उछल गया। बोइंग बोइंग, निकला क्या? वो मिस्ट्री मास्टर तो सिर्फ एक 18 साल का प्रोडिजी निकला, व्हाइट लेक सिटी से। उसी शाम गुहू माउंटेन के दिल में एक शैडोई फिगर तेजी से खतरनाक रास्ते के बीच से गुजरता गया, और वो कोई और नहीं, खुद लू शांग था। उसकी बैग उसके कंधे पर लटक रही थी, और वो स्टेलर टेक्निक का यूज कर रहा था ताकि अपनी स्पीड और एगिलिटी को बूस्ट कर सके। ज्यादा देर नहीं लगी, समिट तक पहुंचने में सांस फूल रही थी, लेकिन नेचर ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने अपना स्टैमिना वापस लाया, और फिर एकदम से लू जिंग ने बॉटलनेक तोड़ दिया। एक अलग ही फीलिंग थी। पावर का रश उसके शरीर में दौड़ गया। जैसे ही वो माउंटेन के टॉप पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन चमक रही थी।
उसे खुद भी सरप्राइज हुआ, उसने बॉटल नेक तोड़ दिया था और लेवल अप कर गया था। लू शांग इस माउंटेन पर एक खास कारण से आया था, ताकि रेयर और पावरफुल हर्ब्स इकट्ठा कर सके अपने नए सप्लीमेंट के लिए। उसे पता था कि यहाँ ऐसे कई प्लांट्स हैं जो अभी तक किसी ने न तो ढूंढे हैं न यूज किए हैं। जैसे जैसे वो माउंटेन के अंदर घुसता गया, वो सबसे प्रॉमिसिंग हर्ब्स को तोड़ता गया और केयरफुली अपने सैचेल में रखता गया। आखिर में वो माउंटेन के बॉटम पर पहुंचा, जहां उसने पहले से कुछ एडिशनल हर्ब्स ऑर्डर किए थे एक ग्रीन शर्ट वाले आदमी से जो टोपी पहने था। आदमी ने अपना सामान एक सलाई स्माइल के साथ दिखाया और लूजिंग को थोड़ा सा शक हुआ। हर्ब्स काफी फ्रेश और एक्सीलेंट क्वालिटी के थे। लूजिंग ने ध्यान से चेक किया। जब उसने वॉलेट निकाला पेमेंट करने के लिए, तभी वो आदमी अचानक अपना टोन बदल दिया। उसकी आंखों में एक स्नीकी चमक थी। उसने प्राइस डबल कर दिया। और तो और उसने बाकी हर्ब्स की तरफ इशारा करते हुए इंसिस्ट किया कि लू जजिंग उन सबको भी ले। वेल, गेस व्हाट, किसी का तो थप्पड़ पड़ने वाला है। लू जिंग ने आंखें सिकुड़ी, बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ वो आदमी के इस घटिया मूव से। और तब वो आदमी एरोगेंस में डूबा अनाउंस करता है। वो एक आउटसाइडर था और उसे उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते। जैसे ही उसने बात की, एक ग्रुप ऑफ मेनेसिंग आदमी जंगल से निकले, हाथों में वेपन्स लेके। लूशियन के चेहरे पे एक राय सी स्माइल आ गई, जैसे ही उसने तुरंत समझ लिया कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ग्रुप ने अपनी उंगलियां क्रैक की और वो मैनस भर के उस लगता मासूम से टीनेजर की तरफ बढ़ने लगे। उनकी हंसी और धमकियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लेकिन लू शांग कोई आसान शिकार नहीं था। एक तेजी से उसने अपने साइड में रखे एक बड़े पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से उसे दबा दिया। पत्थर छोटी छोटी टुकड़ों में टूट गया। ग्रुप स्टन हो गया। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि वो इस यंग पावर हाउस के सामने कुछ नहीं। एक काम और स्टेडी नजर से लूशिंग ने पत्थर से हाथ हटाया और सीधा उनकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब भी हिम्मत है मेरे सामने आने की। उनके अनश्योर एक्सप्रेशंस सब कुछ कह रहे थे। धीरे धीरे वो पीछे हटने लगे। समझ गए थे कि उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया। जैसे ही ल्यूशिंग टॉल खड़ा रहा, वो सब आदमी घुटनों पे गिर गए, माफी मांगते हुए। कुछ तो उसे डैडी तक कहने लगे। लूशियन बस मुस्कुरा दिया उनके सडन बदलाव पे। फिर उसने अपने ब्रॉड शोल्डर्स से एक हल्का श्रग दिया और बोला कि वो अब निकल रहा है। जैसे ही उसने वो हर्ब्स का बकेट उठाया जो ग्रीन शर्ट वाले बंदे ने बोला था, उसे प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। सब फ्री थे। वो तो पैसे देने आया था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स ने उसे ग्रेटफुल फील करवाया। ग्रुप बस ऑन में उसे देखते रहे। जैसे ही लूशियन कैजुअली निकल गया, हर्ब्स का बकेट हाथ में। उनका एनकाउंटर लूशियन के साथ एक वेकअप कॉल था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी ठग लाइफ छोड़ के कुछ मीनिंगफुल करेंगे। जैसे ही नया दिन निकला, ल्यूशिंग पहुंचा प्रोडिजी कैंप, एक बड़ा कंपाउंड जो किसी मिलिट्री मूवी का सेट लगता था। उसने नोटिस किया कि वहां के मोस्टली लोग अपने बैजेस प्राउडली पहने हुए थे, जबकि उसका बैज अभी भी घर के डिस्प्ले केस में था। एक स्टर्न लुकिंग मिडिल एज्ड आदमी उसके पास आया और डिमांड किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आए कहां से हो? लूशियन ने कामली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की, लेकिन आसपास के लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। बैज नहीं है, लगता है रेडनेक है। अनपर्टर्ब्ड उस आदमी ने उसकी इन्फो चेक की और तुरंत रियलाइज किया कि लूशियन को व्हाइट लेक एसोसिएशन के चेयरमैन ने रेफर किया है। फिर उसने लूशियन को सही जगह ले जाने लगा, बिल्डिंग्स के मेज से गुजरते हुए, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही कैंडिडेट्स रूम में आए, जायंट डोर्स पीछे से बंद हो गए एक ओमिनस आवाज के साथ। कुछ लोग पैनिक करने लगे। तभी एक स्टर्न लुकिंग आदमी ने रूल्स बताए, अगर तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना है तो तुम्हें इस रूम से निकलना होगा। अचानक जमीन उनके नीचे से गायब हो गई और सब लोग अंधेरे में गिर गए। कुछ कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड थे तो वो ग्रेसफुली लैंड हुए, लेकिन दूसरे लोग जमीन पे क्रैश कर गए एक सिकनिंग थर्ड के साथ, जैसे कि ये इडियट यहां। लूशिंग ने सीन को कामली ऑब्जर्व किया। उसकी शार्प सेंसेस हर डिटेल पकड़ रही थी। उसने उस लंबी हॉलवे की तरफ देखा जो सामने थी। जानता था ये कोई नॉर्मल पैसेज नहीं है। तभी एक रेड कोट में आदमी नाम लिन स्नियर करते हुए सिचुएशन पे रिएक्ट करने लगा। लिन ने अपना ऑथोरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, बाकी कैंडिडेट्स को छिंगयुआन सिटी के नाम पे इकट्ठा करने की, और लियू शांग को आउटसाइडर कहने लगा। उंगली दिखाते हुए लिन बोला, ये लड़का तो सिर्फ कैनन फॉडर बनेगा, एक पाउन हमारे गेम में। फिर उसने लियू शांग को बोला, तू जा पार्ट चेक कर सबके लिए। लियू शांग हंस पड़ा,
लिन को साइड में धक्का दिया। एक स्मर्क के साथ बोला, गिगा चैड हमेशा अकेला उड़ता है, जबकि कमजोर लोग एक दूसरे से चिपक के चलते हैं। लिन का चेहरा गुस्से और एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। उसके अंदर बदला लेने की आग जल उठी। उसने धमकी दी, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था, कर्मा उसके पीछे आ ही गई थी। अचानक से लू शेंग का पैर जमीन पे छुपे हुए एक ट्रैप को ट्रिगर कर देता है और फिर एक हॉलवे में लाल रंग के जायंट बॉल्स एक बदले की तरह गिरने लगते हैं। लेकिन बस यही नहीं था, वो बॉल्स म्यूटेट होके हाईटेक रोबोट्स में बदल जाते हैं जो साइज में कैंडिडेट से कई ज्यादा बड़े होते हैं। हर एक रोबोट एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल था, और जब ऐसे रोबोट्स की संख्या एक डजन से ज्यादा हो तो क्लियरली ग्रुप के अगेंस्ट सिचुएशन काफी खराब थी। जब दो कायर लोग लू शेंग का मजाक उड़ाते रहे, एक हिम्मत वाली लड़की ने उसे वार्न किया, केयरफुल रहना। लेकिन लू शेंग को किसी वार्निंग की जरूरत ही नहीं थी। उसने एक रोबोट का पंच एक हाथ से इजीली कैच कर लिया। बस इतना ही, उसने लाइटली बोला, और बिना किसी एफर्ट के रोबोट के लिम्स तोड़ दिए। पूरा रूम इलेक्ट्रिसिटी के क्रैकल से भर गया। जैसे हर ग्रुप में एक क्लाउन होता है जो सच मानने से इनकार करता है, यहां भी एक ऐसा ही बफून था। उसके लिए लू शेंग कुछ खास नहीं था। उसने तो रोबोट्स को स्क्रैप कह दिया और ग्रुप को वहां से ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन ऑब्वियसली कोई उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। जब सब लोग डर से कांप रहे थे, यह बंदा स्टाइल में एक रोबोट के पास गया, हाथ कमर पे रखा और पूरा कॉन्फिडेंस लेके हवा में जंप किया। एक स्पिनिंग किक से रोबोट का सिर तोड़ दिया। सब शॉक्ड रह गए, लेकिन उसके जीत का सेलिब्रेशन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एक बड़ा सा मुक्का कहीं से आया और उसे रूम के एक कोने तक उड़ा दिया। इम्पैक्ट इतना जोर का था कि उसका जॉ डिसलोकेट हो गया, कुछ दांत टूट गए और चीबोन फ्रैक्चर हो गया। पेन में छिलते हुए उस बफून ने कुछ उल्टा सीधा बोला, शायद ये कहने की कोशिश की कि रोबोट्स लेवल 2 थ्रेड्स हैं, लेवल 1 नहीं। जब ग्रुप ने उसे उठाया, सबने देखा कि लू शेंग तो रोबोट्स को आसानी से उड़ा रहा था, जैसे उसके लिए ये एक बोरिंग एक्सरसाइज हो। एक हल्की सी यौन के साथ उसने रोबोट्स के कोर एक्सपोज किए और तुरंत सबको खत्म कर दिया। इसी वक्त हॉलवे के बाहर एक वर्कर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। पहले उसे लगा कि रोबोट्स ग्लिच हो गए हैं, लेकिन फिर पीछे से एक दरवाजा खुला और सामने थी टोटल डिस्ट्रक्शन। हॉलवे में आग लगी हुई थी और रोबोट्स एक के बाद एक एक्सप्लोड कर रहे थे। लू शेंग ने उस वर्कर को देखा और इंस्टेंटली समझ गया कि यह बंदा सेकंड स्टेज का गार्जियन हो सकता है। बिना किसी डिले के उसने एक डेडली पंच मारा। कंट्रोल रूम में एक खूबसूरत और सीरियस वुमन ब्लैक स्टॉकिंग्स में पूरे कैंप को मॉनिटर कर रही थी। तभी एक ग्रीन हेयर्ड आदमी हाथ में कॉफी कप लेकर रूम में आता है। वो उस वुमन को उसके पहले नाम से ग्रीट करता है, जो क्लियरली उसे पसंद नहीं आता। वो वुमन गुस्से में आंखों से उसे देखती है और कहती है, मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग जिंग शुई बुलाओ। उसका नाम लेने वाला बंदा था मेजर किन श्याओजून। दोनों अपनी सीट्स लेते हैं। मेजर किन थोड़ा कैजुअली पूछता है कि प्रोडिजी कैंप का लेवल कैसा चल रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी। अब तक के कैंडिडेट्स से वो इम्प्रेस नहीं थी। सिर्फ 8 लोग ही बेसिक स्टैंडर्ड पर थे, वो भी कुछ खास नहीं। लेकिन तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, एक 18 साल की मार्शल आर्टिस्ट जिसका स्पिरिट टाइप पावर था। वो ऑलमोस्ट एक स्पिरिचुअल मास्टर लेवल तक पहुंच गई थी और लेवल 2 के करीब थी। उसके स्किल्स जेन्युइनली इंप्रेसिव थे। डोंग के मन में एक छोटी सी होप जगती है कैंप के फ्यूचर के लिए। मेजर किन एक सिप लेता है अपनी कॉफी की और ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए एक जोक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोक फ्लैट पड़ जाता है। उसके चेहरे पे एक ऑकवर्ड स्माइल रह जाती है। फिर वो तुरंत अपना ध्यान कैमराज पर लगाता है। तभी उसकी आंखें स्क्रीन पे टिक जाती हैं। शॉक में वो अपनी कॉफी गिराता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें स्क्रीन से चिपक जाती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डोंग ने तुरंत उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया और फिर उसने भी स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर भी, और उसकी आंखें भी सरप्राइज से फैल गईं। जो उन्होंने देखा वो अनबिलीवेबल था। आप लोगों का क्या सोचना है इस लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में? हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।